भाजपा में युवा नेतृत्व का नवीन युग। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का एकमात्र नामांकन। आदित्य साहू समेत झारखंड भाजपा के नेता भी बने प्रस्तावक। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में झारखंड की मजबूत भागीदारी। कंपनी प्रमुखों से सीएम करेंगे बातचीत। बाबूलाल ने यूके की यात्रा, मुलाकातियों और एजेंडे पर उठाया सवाल। हजारीबाग के चरही गांव की राखी सिन्हा कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की बनेंगी साक्षी। जन औषधि केंद्र का सफल संचालन कर महिला सशक्तिकरण की बनी नजीर। और रांची में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र से चोरी का 35 किलो से अधिक चांदी बरामद। 1 करोड़ कीमत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत की यात्रा पर पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहुंचकर उनकी आगवानी की और गले लगाकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि यूएई के राष्ट्रपति के आगमन से दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं भी प्रस्तावित हैं। नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नई दिल्ली में आज नामांकन किया और एकमात्र नामांकन होने की वजह से उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कल होगी। नितिन नवीन के प्रस्तावक कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता बने हैं। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता भाजपा के मुख्यालय पहुंचे और प्रस्तावक के रूप में अपना नामांकन सेट सौंपा। अब से कुछ देर पहले भाजपा संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने प्रेस वक्तव्य जारी कर बताया कि संगठन पर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की संवैधानिक और पारदर्शी प्रक्रिया पूर्ण हुई। 36 में से 30 राज्यों में संगठनात्मक चुनावों के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार नामांकन, जांच और वापसी संपन्न हुई। देश भर से मिले विश्वास और समर्थन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए केवल नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित हुआ। नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने से पहले झारखंड भाजपा के नेताओं का सांसद दीपक प्रकाश के आवास पर जुटान हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। सबों ने भरोसा जताया कि पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तथा संगठन विस्तार एवं मजबूती को नया आयाम मिलेगा। पारदर्शिता के साथ चुनाव कराती हुई है ताकि पार्टी के कार्यकर्ता यानी बूथ स्तर, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि बूथ स्तर के भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको राज्य या राष्ट्र में सर्वोच्च पद मिलता है। और पार्टी के अंदर बहुत ही पारदर्शिता के साथ यानी कोई भी एक साधारण सा भी कार्यकर्ता ऊपर आ सकते हैं। तो अभी निश्चित तौर पे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हैं
आज घोषणा ऑब्वियसली कि कल होनी है, तो हमारी शुभकामना भी है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का एक सुयोग अवसर मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पॉलिटिकल पार्टी है और वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ी ये पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए लंबे संघर्ष के बाद और देश के आज बड़े हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और लगातार जीत हासिल कर रही है। चुनाव तो चुनाव है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता और वहां की जनता इस बार पूरी आसान्वित ही नहीं बल्कि पूरी उत्साहित और बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और ज्यादा बल संगठन को मिलेगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन शुरू हो रहा है। पहली बार इसमें झारखंड का प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हिस्सा लेने के लिए दावोस में मौजूद है। मुख्यमंत्री राज्य में निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। साथ ही कई ग्लोबल कंपनियों के प्रमुखों से उनकी बातचीत होनी है। सम्मेलन में कल झारखंड पवेलियन का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे के बीच राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम की यूके यात्रा, मुलाकातियों और एजेंडों पर सवाल उठाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अल्पा शाह के साथ प्रस्तावित मुलाकात को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि क्या वे प्रोफेसर अल्पा शाह की पृष्ठभूमि से अवगत हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अल्पा शाह वही हैं जिन्हें उनके विचारों और लेखन के लिए अर्बन नक्सल और वामपंथी एजेंडे का समर्थक माना जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर विपक्ष की आशंकाओं और आरोपों को निराधार करार दिया है। उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी यह गलत धारणा फैला रही है कि पंचायतों की शक्तियां छीन ली जाएंगी। वास्तव में ग्राम सभा योजना बनाएगी और पंचायत उसे लागू करेगी। कांग्रेस का काम भ्रम पैदा करना है। हमारा काम गांवों, पंचायतों को मजबूत करना और गरीबों की मदद करना है। और काम कॉन्ट्रैक्टर नहीं, पंचायत करेगी। कन्वर्जेंस करके भी बाकी योजनाओं से काम होंगे तो 50% काम कम से कम ग्राम पंचायत ही करेगी। ये प्रावधान इसमें किया गया है। फिर मैट, रोजगार सहायक, टेक्निकल स्टाफ, इसमें झूठ फैलाया जा रहा है। अब तो आपका काम छिन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं खड़गे जी को, राहुल जी को, कि प्रशासनिक व्यय 6 से बढ़ा के 9% किया है हमने और आने वाले वित्तीय वर्ष में ही जो प्रस्तावित प्रावधान है वह 1,51,282 करोड़ रुपया, जिसमें 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार देगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे समाज के उत्थान से जुड़े विभिन्न योजनाओं की राज्य के अधिकारियों संग उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री का राज्यपाल से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा भी वे विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे। श्री अठावले राजकीय अतिथिशाला में पत्रकारों से भी रूबरू होंगे। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने गढ़वा जिला समाहरणालय सभागार में दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन का हाल जाना और जरूरी निर्देश दिए।
पलामू सांसद ने जोर देकर कहा कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, अनंत प्रताप देव और नरेश सिंह भी मौजूद रहे। कि नई महिलाएं, नई बच्चियां जिनका उम्र 18 साल हो रहा है, उनको भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इशू था गोंदा पंचायत का, एक इशू था, बहुत सारा उसमें डॉक्यूमेंट था। गोंदा पंचायत में काफी अनियमितता हुआ है। वहां पर ऑलरेडी एक पैक्स बना हुआ है और दूसरा पैक्स वहां पर बनाने का वो लोग तैयारी किए। इसमें केंद्र सरकार की जितने भी स्कीम्स हैं उन पे गहन विचार विमर्श होता है और आज उसी क्रम में हमने सांसद महोदय की अध्यक्षता में इस मीटिंग को आयोजित कराया है, जिसमें कि तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और इसमें तमाम मुद्दों पे डिस्कशन हुआ है, चाहे वो हेल्थ हो, शिक्षा हो, एग्रीकल्चर हो, बिजली हो, सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो। तो काफ़ी विषयों पे इसमें डिस्कशन हुआ है और सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश सांसद महोदय के द्वारा भी दिए गए हैं। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुई सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन मुख्य अतिथि होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को निमंत्रित किया गया है। हजारीबाग के चरही गांव की महिला राखी सिन्हा, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन करती हैं, उन्हें भी कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का न्योता मिला है। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के चरही गांव की राखी सिन्हा जन औषधि केंद्र चला रही हैं। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं से उन्होंने ग्रामीणों का भरोसा जीता है। बेहतर कार्य के लिए राज्य के चयनित संचालकों में उनका नाम शामिल हुआ है और उन्हें कर्तव्य पथ पर परेड देखने का निमंत्रण मिला, जिसे राखी सिन्हा ने अपने लिए गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री के द्वारा ये खुला हुआ है, बट हम गांव-गांव तक हम दवा सस्ते पे उपलब्ध कराने का काम करते हैं और मेरा सौभाग्य है कि झारखंड में 10 नंबर पे चुना गया है जो दुकान। 26 जनवरी को यहाँ ये परेड में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो परेड होगा उसमें हम लोग के शामिल होने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग का निमंत्रण आया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ की परेड देखना हर भारतीय का सपना होता है। निमंत्रण की खबर से चरही गांव में उत्साह और खुशी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि चरही जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलने से ग्रामीणों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। उन्हें अब कम दाम में गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध हो जाती है। लाभ तो बहुत होता है दुकान से, क्योंकि मेरे घर में भी 2 पेशेंट हैं जिनका रेगुलर हॉर्मोन दवा चल रहा है, डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का। तो मार्केट में हम लेते तो पहले 2000 लगता था, अब 500 में सारा कंप्लीट हो जाता है मेरा। तो लगभग हमको मतलब आधा से भी कम हो गया। दुकान के केमिस्ट भी बताते हैं कि रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अस्थमा जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संजीवनी बूटी का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने इस तरह की दवा दुकान खोलकर लोगों को मदद पहुंचाई है। ये दवा जन औषधि वाला खुलने से हम लोगों को गांव के जितने भी गरीब आदमी हैं उन लोगों को यहाँ दवा मिल जाता है। इससे गांव वाला बहुत खुश है। राखी सिन्हा महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनके काम को सरकार सम्मानित कर रही है। कहा जाए तो हजारीबाग की बेटी की मेहनत का रंग दिल्ली तक पहुंच चुका है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार पारंपरिक मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर योजनाएं चला रही है। इसी से प्रेरित होकर रांची में इन दिनों झारखंड फूड फेस्टिवल चल रहा है, जो जायकों के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रांची के रेडिशन ब्लू में 25 जनवरी तक चलने वाले झारखंड फूड फेस्टिवल में कुद्रुम सोरबा, कुल्थी दाल, दुबकी ढुसका, काला चने की सब्जी, पुटकल साग समेत कई पारंपरिक लजीज व्यंजनों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। कुकिंग एक्सपर्ट राजीव रंजन ने बताया कि परंपरागत व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड फेस्टिवल आयोजित हुआ है। मिलेट बेस्ड हम लोगों ने चिल्का बनाया है, मड़ुआ का रोटी बनाया है हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे झारखंड को एक अलग करता है, और यहाँ का जो खाना है बहुत ही हेल्दी खाना। आप जो भी खाएंगे वो फ्रेश खाना खाएंगे आप। इट्स ए फ्रेशली मेड सर। इस फूड फेस्टिवल में मड़ुआ, बाजरा, मक्का समेत कई मोटे अनाजों से बने खाद्यान्न पदार्थों को प्रमुखता दी गई है। होटल के एसोसिएट डायरेक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि पहले बाजरा, मड़ुआ समेत अन्य मोटे अनाजों की रोटी का चलन था, जिन्हें फेस्टिवल के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। यही सारी चीजें आज से कुछ दशक पहले हमारे पूर्वज भी इस्तेमाल किया करते थे, जैसे बाजरे की रोटी हो गई, मड़ुआ का रोटी हो गया। तो मतलब एक्चुअल में यही सारा जो हम लोग स्टेपल फूड मान चुके थे। वहीं व्यंजनों को बनाने वाले सेफ जय ने बताया कि झारखंड की खान पान में वैसे खाद्यान्न पदार्थों का चलन रहा है जिनमें आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होते हैं। उन्होंने बताया कि फूड फेस्टिवल में मुख्य रूप से स्थानीय सागों से बने व्यंजनों को भी प्रमुखता दी गई है। झारखंड का क्यूजीन जो भी हमने मेन्यू सिलेक्ट किया है, एवरी मेन्यू इज फुल ऑफ आयरन, प्रोटीन, रिच इन ऑल मिलेट्स। झारखंड का क्यूजीन जो भी हमने मेन्यू सिलेक्ट किया है, एवरी मेन्यू इज फुल ऑफ आयरन, प्रोटीन, रिच इन ऑल मिलेट्स। जायकों के शौकीनों के लिए रांची में चल रहा झारखंड फूड फेस्टिवल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ तरह तरह के लजीज व्यंजन लोगों को लुभा रहे हैं। भोजन का आनंद ले रहे लोगों ने व्यंजनों की जमकर तारीफ की और इसे झारखंड की समृद्ध पाक परंपरा का संरक्षण बताया। कृष्णा में गोंदली चावल हुआ करता था, वो देखे मैंने आज इस होटल में है और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगा। ये फूड जो है अनाज हम लोग को काफ़ी पौष्टिकता देता है, इसीलिए हम लोग क्या है लोकल अनाज अपना किसान से जो पैदा किया हुआ वो मिले। तो मशरूम बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है मशरूम। यहाँ पे जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं उनके प्रयोग से काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए हैं, जिसका लुत्फ यहाँ के लोग उठा रहे हैं। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। झारखंड की समृद्ध संस्कृति और लोक संगीत परंपरा को जीवंत बनाए रखने में रांची का राज्य संग्रहालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ विभिन्न जनजातियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को संरक्षित किया गया है। रांची के खेलगांव स्थित राज्य संग्रहालय का एथनोलॉजी दीर्घा झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संरक्षण में संजीवनी का काम कर रहा है। यहाँ तुरही, नरसिंहा, ढोल, नगाड़ा, मांदर, ढाक और टमक जैसे कई पारंपरिक वाद्य यंत्रों को संरक्षित कर रखा गया है। गाइड निर्मला तिर्की की माने तो राज्य में करीब 50 से अधिक विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जिनमें से कुछ लुप्त प्राय हो चुके हैं। राज्य संग्रहालय रांची में हमारा ये एक एथनोलॉजी दीर्घा है, जिसमें हमने काफ़ी यहाँ के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो काफ़ी प्रचलन में हैं, उन वाद्य यंत्रों को संजो कर यहाँ पे प्रदर्शित किया है, जिसमें विशेष रूप से मांदर, नगाड़ा, ढोल, ढाक, नरसिंघा और भेड़ वगैरह ये सारी चीज़ें प्रदर्शित हैं। तो ऐसा है कि ये अभी आप वर्तमान स्थिति की जो अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्रदर्शित हैं काफ़ी प्रयोग और प्रचलन में हैं। ऐसे अगर जानने वाली बात है कि झारखंड में 50 से भी ज़्यादा ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनको पिछले समय से इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना। विभिन्न त्योहारों में, बहुत सारी चीज़ों में, रीति विधियों में जैसे ये प्रयोग किए जाते थे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि उसमें से बहुत सारे जो वाद्य यंत्र हैं वो लुप्ति के कगार पे हैं, बहुत सारे ऐसे जो विलुप्त भी हो चुके हैं।
झारखंड में संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग भी है। राज्य की विभिन्न जनजातियां विभिन्न मांगलिक कार्यों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग करती आई हैं। शोधार्थी अशोक गोप ने बताया कि इनमें से कई अब भी चलन में हैं और कई विलुप्त की कगार पर हैं। झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की बात करें तो बहुत से ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जो अभी लुप्त होने के कगार पे हैं। जैसे अगर उनकी बात करूं तो मोहन बांसी हो जाता है, राटा हो जाता है, केंद्रा हो जाता है, टोइला हो जाता है, सारंगी हो जाते हैं। तो ऐसे सारे वाद्य यंत्र हैं जो आज के समय में लुप्त हो गए हैं और इनके संरक्षण के लिए हमें कार्य करना होगा, नहीं तो झारखंड की जो समृद्ध परंपरा रही है म्यूजिक को लेकर के या पारंपरिक वाद्यों को लेकर के, वो बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। राज्य में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की सहेजने की मुहिम हमेशा से चलती आई है। ऐसी ही एक मुहिम की शुरुआत लोक कलाकार और संगीत नाटक अकादमी के जनरल काउंसिल के सदस्य नंदलाल नायक ने की। उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के निर्माण और उनके प्रयोग पर जोर दिया है। संस्कृति का जो एक एक्सप्रेशन होता है, संगीत में यूज होने वाले वाद्य यंत्र हैं, तो किसी भी राज्य का लोक संगीत उस राज्य की सबसे बड़ी पहचान होती है, आपकी एग्जिस्टेंस की पहचान होती है। उसको अगर हम लोग संरक्षित नहीं रखेंगे, मतलब कि हम अपनी पहचान के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ करेंगे। नंदलाल नायक ने कहा कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संरक्षण के लिए इसे रोजगार से जोड़ा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का निर्माण हो रहा है, जिसे GI टैग दिलाने का प्रयास जारी है। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और किसी भी कलाकार के लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ा संकट है। अगर इसको बहुत जल्दी हम रोजगार के साथ में नहीं जोड़ेंगे तो वो समय दूर नहीं है कि हम इससे कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। झारखंड में चलना, नृत्य और बोलना गीत बन जाता है। इनके बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। जरूरत है विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके पारंपरिक वाद्य यंत्रों को संरक्षित करने की, ताकि हमारी संस्कृति संरक्षित हो सके। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं प्रणय। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौथी बार पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के विधान सभाओं और विधान परिषद के पीठासीन अधिकारियों की सहभागिता होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौथी बार पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और 6 विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों की सहभागिता होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला AIPOC के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर मंथन होगा। AIPOC के पूर्ण सत्रों में विधायी प्रक्रियाओं में तकनीक, विधायकों का क्षमता निर्माण और विधायिका की जवाबदेही पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही सशक्त विधायिका समृद्ध राष्ट्र के संकल्प के साथ लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय मंथन होगा। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। उद्घाटन सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। सरकारी प्रतिष्ठानों के उत्पादों और सेवाओं को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से बाजार तक पहुंचाने वाले सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म जेम को लेकर आज रांची में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस जेम एक्सीलेंट इवेंट के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि एक मंच पर नजर आए। रांची में आयोजित इस जेम एक्सीलेंस इवेंट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में इस बात पर चर्चा हुई कि जेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की बेहतर मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। इस मौके पर जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली और उसके फायदों पर विस्तार से जानकारी दी। सभी विभाग हमसे जुड़े हुए हैं और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की चीज़ें हमसे खरीदारी करी। हमारी अपेक्षा है कि आगे और भी ये खरीदारी हमारे पोर्टल के माध्यम से बढ़ती जाएगी और आज आने का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे खरीदार हैं झारखंड के,
जिनको किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है या असुविधा हो रही है या जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम लोग समझें और उसको भी हम लोग निवारण कर पाएं। कार्यशाला के दौरान जेम पोर्टल से जुड़ी प्रक्रियाओं, डिजिटल पारदर्शिता और आसान खरीद व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने इसे सरकारी और निजी उपक्रमों के लिए एक प्रभावी माध्यम बताया। मौके पर मौजूद वित्त एवं वाणिज्य कर सचिव अमित कुमार ने कहा कि जेम के जरिए राज्य सरकार के उपक्रमों और निजी उद्योगों को सीधा लाभ मिल रहा है और खरीद प्रक्रिया पहले से अधिक सरल हुई है। झारखंड के एजेंसीज हैं तो या तो झारखंड या दूसरे राज्यों में उन्होंने प्रोक्योरमेंट में भाग लिया, सफल हुए, उसकी संख्या लगभग 45,000 करोड़ के आसपास है। तो ये अच्छी है। यहाँ के जो उद्यमी हैं, यहाँ के उद्यमी राज्य और राज्य के बाहर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हैं। तो ये राज्य के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। सरकारी ई मार्केटिंग पोर्टल जेम ने न सिर्फ सरकारी खरीद को आसान किया है बल्कि राज्य के निजी उद्यमियों के लिए भी नए अवसर खोले हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पर कई खरीदारों तक पहुंचने कारोबार को गति दी है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से एक हथियार, वाहन और मोबाइल समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। यह फायरिंग की घटना 17 जनवरी की रात पिस्का मोड़ तेल मिल गली के पास हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे जो फिलहाल इलाजरत है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरिडीह में पुलिस ने धनवार थाना क्षेत्र से चोरी का 35 किलो से अधिक चांदी बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह व्यक्ति चांदी बेचने के फिराक में था। इसी दरमियान गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक 4 पहिया वाहन से चांदी की सिल्ली और जेवरात को बरामद किया गया। मामले में फरार उसके एक साथी की तलाश जारी है। को पकड़ा गया और उसके पास से जो उसमें एक हजरत अंसारी करके व्यक्ति थे उस गाड़ी में, और सीट के पास से एक थैला और साथ में एक बैग। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा में युवा नेतृत्व का नवीन युग। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का एकमात्र नामांकन। आदित्य साहू समेत झारखंड भाजपा के नेता भी बने प्रस्तावक। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में झारखंड की मजबूत भागीदारी। कंपनी प्रमुखों से सीएम करेंगे बातचीत। बाबूलाल ने यूके की यात्रा, मुलाकातियों और एजेंडे पर उठाया सवाल। हजारीबाग के चरही गांव की राखी सिन्हा कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में बनेंगी साक्षी। जन औषधि केंद्र का सफल संचालन कर महिला सशक्तिकरण की बनी नजीर। और रांची में जमीन विवाद में हुई गोलीबारी मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र से चोरी का 35 किलो से अधिक चांदी बरामद, 1 करोड़ कीमत।